साथियों, क्या आपने कभी वोट दिया है राष्ट्रपति चुनाव के लिए? क्या आपने कभी वोट डाला है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए? क्या आपने कभी वोट दिया है राज्यसभा सांसद चुनने के लिए? आप लोगों का जवाब होगा नहीं। कुछ लोग सोच में पड़ गए होंगे, हमने तो कभी वोट नहीं दिया, हमने तो कभी वोट नहीं डाला। लेकिन राज्यसभा सांसद आपके द्वारा नहीं चुना जाता है, फिर भी वो जनप्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करता है जनता का। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुना जाता है जनता के द्वारा। आखिर कैसे? क्या हम इसके लिए अलग प्रणाली का उपयोग करते हैं? अलग प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है? क्या कुछ ऐसा अलग सिस्टम है जिससे हम इनका चुनाव करते हैं? या आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है? और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात कि आपने वोट नहीं दिया, फिर भी आपके द्वारा ही चुना गया है कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा सांसद। कैसे? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा थोड़े समय के बाद। बने रहिए मेरे इस अध्याय के साथ और आगे के मिनटों में हम सभी सवालों का जवाब एक एक करके जानें। तो साथियों, आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके। साथियों, जैसा मैंने अपने पिछले एक अध्याय में आप लोगों को बताया था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार की चुनाव प्रणालियां होती हैं। प्रत्यक्ष प्रणाली में हम सीधे तौर पर किसी उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, जैसे विधानसभा का चुनाव जो एमएलए होते हैं हमारे, या लोकसभा का चुनाव जो एमपी होते हैं। कल ही मैं वोट डाल के आया हूँ, ये निशान देखिए, ये मैं प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आया हूँ, मतलब चुनने के लिए वोट देकर आया हूँ लोकसभा सांसद को अपने क्षेत्र से। इसी प्रकार से एक प्रणाली है अप्रत्यक्ष, जहां पर जनता सीधे भाग न लेकर के जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आगे चुनते हैं और लोगों को, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को, मतलब जैसा जहां की शासन व्यवस्था है। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा कि क्या होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव, आप वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रणाली जैसा मैंने बताया और अप्रत्यक्ष प्रणाली। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक बात बोली थी कि जनता खुद चुनती नहीं है, लेकिन फिर भी वो जनप्रतिनिधि होता है कैसे। तो इन मुद्दों पर हम बात सबसे पहले करें। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राज्यसभा सांसदों का जो चुनाव होता है, वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। ये एक प्रणाली है चुनने की, और इसी के अंदर इसके 2-3 प्रकार होते हैं, और इसी के अंदर एक प्रकार है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो उसके माध्यम से हम चुनाव करते हैं। जब मैंने फर्स्ट पास द पोस्ट वीडियो अध्याय आपको बताया था, तो मैंने कहा था कि मैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में बात करूंगा, तो आपको बताऊंगा कि कैसे हम चुनते हैं राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या राज्यसभा सांसद। तो फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट में मैंने बताया था कि एक व्यक्ति जिसको बहुमत, मतलब मान लीजिए वहां पर 100 वोट हैं, 100 वोटर हैं, मतदाता हैं, और सबसे ज्यादा किसी को 20% ही मत मिला, लेकिन वो जीत जाएगा, वो सीट उसकी हो जाएगी, और जीतने के बाद वो अपने पूरे एरिया का, पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा जीतने के बाद। तो ये तो हो गया डायरेक्ट चुनाव में ऐसा ही होता है, और ये हो गया आपका प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग प्रत्यक्ष चुनाव। अब अप्रत्यक्ष चुनाव जो होता है, उसमें एक प्रणाली है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, इसमें हम जिस अनुपात में आपको वोट
मिलते हैं, मत मिलते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर, मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ कि अगर मैं मान लीजिए लोकसभा के लिए हमारे यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू है, तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मैं कल वोट देकर आया हूँ डायरेक्ट मेथड से, और मैं चुनूंगा अपने क्षेत्र से लोकसभा सांसद। लेकिन अगर यहीं पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे, जितने भी मत पड़े, जितने भी वैध मत हैं, मान लीजिए कि 1 लाख मत पड़े और किसी को 20,000 मत, सबसे ज्यादा 20,000 मत किसी को मिले, तो 20,000 मत वाला जीत जाएगा और बाकी के लोग मिलाकर के 80,000 मत ले गए, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जीतेगा, उसकी जीत नहीं। जबकि अगर यही समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती तो ऐसा नहीं होता। आपको सीट उस हिसाब से मिलती जिस हिसाब से, जिस प्रतिशत पे आपको वोट मिली। यानी कि जिस प्रकार से मान लीजिए कोई पार्टी है एक्स, अब उस एक्स पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलेगा उतने प्रतिशत उसको सीट मिलेगी। आपके जिसके लिए भी चुनाव हो रहा हो, संसद के लिए, विधानमंडल के लिए, या राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति, जिस भी उसके लिए आप चुनाव कर रहे हैं, पद संस्था के लिए, तो वहां पर आपको मत मिलेगा। इसके मत के अनुपात में आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा। सीट मतलब प्रतिनिधित्व। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात जो है वो ये है कि जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव है या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव, मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति का जो चुनाव है या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है या राज्यसभा का जो चुनाव है या विधान परिषद सदस्यों का जो चुनाव है, वो अप्रत्यक्ष रूप से ही उसमें भी एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एक प्रकार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से हमारे यहाँ प्रक्रिया अपनाई जाती है, चुनाव होता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के बारे में कि आखिर ये क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि भारत में मैंने बताया कि इसी प्रणाली से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और जो हमारे विधान परिषद, यहाँ पर ये याद रखिएगा, विधानसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य का चुनाव नहीं, विधान परिषद के सदस्य का चुनाव या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इस प्रणाली से होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी प्रणाली से। तो एक सामान्य रूप से बात करें तो इस प्रणाली में क्या होता है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति के लिए आपके पास 5 उम्मीदवार हैं, 5 लोग खड़े हो गए राष्ट्रपति चुनाव में कि जी हम 5 लोग हैं, मैदान में उतर गए कि हम 5 लोग लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। अब यहाँ पर क्या है कि एक तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा तो मैंने बताया था हम वोट, जनता डायरेक्ट वोट नहीं करेगी, वोट करेंगे हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि। कौन होते हैं वो जनप्रतिनिधि? लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और आपके विधानमंडलों के सदस्य। तो ये लोग वोट करेंगे। अब यहाँ पर भी क्या है कि जब वोट होगा, जब वोटिंग होगी, तो यहाँ किसी एक व्यक्ति को मत नहीं देना है। जैसे मैं कल लोकसभा के चुनाव दिल्ली में कल हुए, मैं वोट डाल के आया, किसान लिया, तो मैंने वोट दिया वहां पर किसी एक व्यक्ति को, और जिस व्यक्ति को मैंने वोट दिया दे दिया। मेरे कैंडिडेट को, जिसको मैंने वोट दिया, अगर उसे सबसे ज्यादा मत मिलेंगे तो जीत जाएगा, जैसे मैंने आपको भी बताया पहले, थोड़ी देर पहले भी बताया, उससे पहले भी कई अध्याय में हम बात कर चुके। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो व्यक्ति वोट देगा, अगर 5 लोग खड़े हैं चुनाव में, 5 उम्मीदवार हैं, तो 5 उम्मीदवारों को वो वोट देगा। अब 5 उम्मीदवारों को कैसे वोट देगा कि सब वोट एक आदमी को दिया जाता, 5 लोगों को वोट कैसे दे सकते हैं? तो उसमें आपको अपनी चॉइस बतानी होती है, प्रेफरेंस बताना होता है
वरीयता बतानी होती है कि आप चाहते क्या। मान लीजिए ABCDE 5 लोग चुनाव में हैं, उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं मान लीजिए मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ या सभा का सदस्य हूँ, तो मैं जब मतदान करूंगा, तो मैं उन 5 को कैसे दूंगा, मैं वहां पर प्रेफरेंस अपने वरीयता बता कि पहले नंबर पर तो मैं चाहता हूँ A को, दूसरे नंबर पर मैं चाहता हूँ D को, तीसरे नंबर पर मैं चाहता हूँ C को, चौथे नंबर पर चाहता हूँ E को, और सबसे आखिरी में इन चारों में से अगर कोई ना बने तो ऐसा करना भैया 5वें नंबर के B वाले को बना देना। ये इसमें तरीका होता है। प्रेफरेंस आपको देना होता है, यानी मत आपको सबको देना है, जितने भी लोग होते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब यही है, मत एक ही है लेकिन वो जा सबको रहा है। लेकिन वहां पर आपने वरीयता दी है कि आप क्या चाहते हैं कि सबसे पहले कौन, अगर वो नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। तो यहाँ पर हमें समान अनुपात में प्रतिनिधित्व जिसको मिलेगा, जो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व पाएगा वो विजेता होगा। वो विजेता नहीं होगा जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे, मतलब सिर्फ मत, ऐसी प्रणाली नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप 5 लोगों को मैंने इस तरीके से चॉइस दे दी। अब हर व्यक्ति जो भी वहां पर जो भी मतदाता है, मतलब वो मतदान करेगा, मत डालेगा, वोट डालेगा अपना, और ऐसे ही प्रेफरेंस देता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहले कहा था कि जी साहब A को दे दिया जाए, सबसे पहले नंबर पर A को मैं पसंद करता हूं, इसको बना दिया जाए राष्ट्रपति। अब हुआ क्या कि A को सबसे कम लोगों ने A को चुना, मतलब A को प्रेफरेंस सबसे कम लोगों ने दिया। तो मैंने तो A को सबसे पहले वोट दिया था, लेकिन बहुत सबसे कम लोगों ने A को प्रेफरेंस दिया, वरीयता दी। तो A यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, बचेंगे 4, क्योंकि A को तो सबसे कम लोगों ने चुना, तो A को तो वैसे भी नहीं चुनना है, खत्म बात। अब बचे 4। फिर दूसरे नंबर पर मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा वरीयता जो मिली है दूसरे नंबर के व्यक्ति के लिए, वो मिली है दूसरे नंबर पर, सबसे ज्यादा मत मिलते हैं C को। लेकिन C को मत तो मिले, लेकिन अभी भी उस अनुपात में, इसका एक फार्मूला होता है अनुपात निकालने का। तो एक हम जब बात करते हैं तो इसके बारे में तो एक फार्मूला होता है जिससे ये निकाला जाता है अनुपात। तो पता चला कि अब C को भी मत तो मिले, A तो पहले ही बाहर हो चुका है, A से ज्यादा मिले, लेकिन बाकी तीन जो कैंडिडेट हैं उन प्रेफरेंस से उसको कम प्रेफरेंसेस मिले, तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, फिर 3 बचेंगे। ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी जब तक किसी एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा मत नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी एक व्यक्ति को सबसे अधिक वोट नहीं मिल जाते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जब तक हम उसको नहीं चुन लेते हैं। दूसरी इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो लोग एलिमिनेट हो गए, उन लोगों ने जिस उम्मीदवार को जो है अपना वरीयता दी थी, वरीयता प्रदान की थी, उनके वोट जो और लोग हैं, मतलब आप तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन आपके वोट जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे कैंडिडेट्स। फिर 2 एलिमिनेट हो गए, दूसरे के ट्रांसफर हो जाएंगे, जिस हिसाब से आपने वरीयता दी। ये ऐसे ही क्रम चलता है, इसका एक फार्मूला है, और इस तरीके से करके हम अंत में जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा सांसदों का चुनाव करते हैं। मतलब इनके लिए थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया अलग है, अब हम समझिए सबके लिए एक जैसी ही प्रक्रिया है, लेकिन हाँ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सिंगल ट्रांसफरेबल, ये 2 चीजें याद रखने वाली हैं कि इन्हीं के माध्यम से चुनाव होता है। क्योंकि यहाँ पर वोटर अलग हो जाते हैं, प्रक्रिया तो यही है, लेकिन वोटर अलग हो जाते हैं कि मतदाता। जैसे राज्यसभा का चुनाव अगर होना है
तो वहां पर विधान सभा के सदस्य भी वोट डालेंगे। अब राज्यसभा का चुनाव होना तो राज्यसभा सांसद तो वोट डालेंगे नहीं, क्योंकि राज्यसभा के लिए तो आप चुन ही रहे हो। इसी तरीके से विधान परिषद के चुनाव कहीं पर होने हैं तो विधान परिषद के चुनाव में विधान परिषद सदस्य तो वोट डालेंगे नहीं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राज्यसभा लोकसभा दोनों के सांसद वहां पर मत डालेंगे, और राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो सब मत डालेंगे, वहां पर जितने भी लोग सब मत डालेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके साथ में एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जिस पार्टी का जितना प्रतिनिधित्व होता है देश में, हर व्यक्ति के मतलब हर पार्टी के सांसद की सदस्य की, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, संसद मतलब विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, उसके मत की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। यानी कि मैं मान लीजिए ए पार्टी से मत मतलब मैं एमपी हूं, मैं मत दूंगा और मेरी पार्टी का प्रसार जो है वो सिर्फ दिल्ली राज्य में है, तो उसकी वैल्यू कम होगी बजाय उस पार्टी के जिसकी 10 राज्यों में एमपी, मतलब 10 राज्यों से एमपी आते हैं और उनके विधायक भी हैं, सरकारें भी हैं। तो ये वहां पे वेटेज जिसको बोलते हैं, वेटेज जो है अलग अलग होती है। इस प्रकार से हम चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल गया होगा कि आपके द्वारा खुद न चुनते हुए भी कैसे एक जनप्रतिनिधि द्वारा ही चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, या संसद सदस्य में राज्यसभा का, या विधानमंडल सदस्य में विधान परिषद सदस्य। तो साथियों ये बात हुई, हमने जाना कि कैसे हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करते हैं और उसमें भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही प्रणाली की बात की है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में 2 चीजें और होती हैं और उनके बारे में हम अलग से अध्याय में बात करेंगे। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लाभ क्या। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि समानुपात में प्रतिनिधित्व मिल रहा है सबको, बराबर बराबर प्रतिनिधित्व, मतलब जिस अनुपात में आपको, जिस प्रतिशत में आपको वोट मिलेंगे उसी प्रतिशत में आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा। डायरेक्ट मेथड की तरह नहीं है कि जैसे मैं कल मतदान करके आया हूं तो हो सकता है मेरा कैंडिडेट हार जाए, तो मेरा कैंडिडेट अगर हार गया तो मेरे वोट की कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे ज्यादा मेरे ही कैंडिडेट को वोट मिले, मान लीजिए 100 मतदाता हैं और उसको 20 मिल गए और वो जीत गया, तो उन 20 में से एक मेरा होगा, 19 किसी और ने दिए होंगे, 80 लोग उसको नहीं चाहते हैं, 20 लोग उसको सिर्फ चाहते हैं, लेकिन वो प्रतिनिधित्व तो करेगा, जीत जाएगा, उसको जीता हुआ घोषित कर देंगे हम। तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर सबको, मतलब जो भी वर्ग है, जो भी विचारधारा के लोग हैं, उनको सबको प्रतिनिधित्व मिलता। तो ये इसके कुछ फायदे हैं। अब यहाँ पर इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि अब भारत जैसे इतने बड़े देश में अगर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू कर दें, यानी कि जो लोकसभा का मौजूदा इलेक्शन चल रहा है, अगर ये डायरेक्ट मेथड की बजाय इनडायरेक्ट होता और इनडायरेक्ट में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती और उसमें भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता, तो ये तो सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो 8-10 दिन 20 दिन में काउंटिंग तक नहीं हो पाएगी, वोटों की गिनती नहीं हो पाएगी। कोई भी खड़ा हो जाता है, कुछ कितने भी लोग खड़े हो जाते हैं चुनाव में, और इस तरीके की चीज। दूसरी चीज है कि जब समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा तो उस प्रतिनिधित्व के अनुसार से आपकी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कोलिशन गवर्नमेंट बनने का नुकसान ये है कि वो आपस में लड़ते रहेंगे, क्योंकि गठबंधन है, सबके राजनीतिक हित है, हर कोई अपना हित देखेगा पहले दल, तो वहां पर जो है वो आपस में ही लड़ते हैं। इंडी गठबंधन जो अभी हुआ है और एनडीए गठबंधन जो हुआ है, तो यहाँ पर भी मेरा अपना व्यक्तिगत मत जो है वो ये था कि भाई इंडी गठबंधन को अगर आप वोट देंगे तो आगे उनमें से प्रधानमंत्री बनेगा कौन? केजरीवाल जी अलग चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बनना, ममता दीदी अलग बनना चाह रही हैं, राहुल गांधी जी अलग बनना चाह रहे हैं,
सोनिया गांधी चाह रही हैं एक बार मैं बनी जाऊं, अखिलेश यादव चाह रहे शायद सबसे ज्यादा सीट मेरी आ जाए तो मैं बन जाऊं, और अगर प्रधानमंत्री के लिए नहीं लड़ेंगे तो मंत्री पद, जो शक्तिशाली मंत्री पद है उनके लिए लड़ेंगे। तो उनमें तो यही तय नहीं है। मैं किसी का समर्थन या किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मेरे व्यक्तिगत विचार है। उसी तरीके से अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो वहां एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे, तो उनके यहाँ इस बात को लेकर के कोई लफड़ा नहीं है ना। वो इस चीज को लेकर नहीं लड़ेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। उसके बाद जो बड़े बड़े शक्तिशाली पद हैं वहां पर भी, मंत्री पद जो है वहां पर भी उनको जो उनका निर्णय होगा, जो जैसा अपना पार्टी का सिस्टम है वो अपना फैसला कर देंगे। यहाँ पर ये चीज नहीं हो सकती। तो इस तरीके से इस प्रणाली के कुछ हानि कुछ लाभ हैं, जैसा कि हर प्रणाली के होते हैं। उम्मीद करता हूँ एक बहुत ही कठिन टॉपिक मुझे भी कई बार समझ में नहीं आया था जब मैं पढ़ता था कि ये कैसे कैसे होता है। मैंने बहुत सरल शब्दों में उसकी थ्योरी के ऊपर ना जाकर के और उसकी टेक्निकल पॉइंट्स पे ना जाकर के आप लोगों को एक सिंपल बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और उसमें भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की प्रणाली जो है वो क्या होती है, कैसे होती है, तो कैसे काम करती है, कैसे हम चुनाव करते हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इनका चुनाव, राज्यसभा सांसद और एमएलसी का चुनाव। आप बहुत लोगों को दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव कैसे होगा, तो समझ में नहीं आता राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कैसे होता। तो इस तरीके की चीजें शायद आपको कुछ अब समझ में आया होगा, या आप आगे अब जब देखेंगे चुनाव होते हुए तो आपको समझ आएगा कि हाँ ऐसा बताया था सर ने और ये ऐसा होता है। साथ ही मैं चाहूंगा कि आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज्यादा मैं प्रोत्साहित होऊंगा ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाने।